Okay, so let's start. So today's topic is Introduction to Big Data and its applications. Today we will discuss how we analyze data and industries, how analyze the data for knowledge generation and knowledge discovery. आज हम डिस्कस करेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो किस तरह के डेटा को या एक्चुअली वो डेटा कहाँ कहाँ का होता है, किस वैरायटी का डेटा होता है, उसको एनालाइज कैसे करते हैं, वो चीज हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम जब डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, बिग डेटा, डेटा माइनिंग, डेटा सेंटर्स की बात करते हैं तो हम बार बार बोलते हैं कि डेटा वेयर हाउस और बिग डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा व्हिच इज कलेक्टेड फ्रॉम हेटेरोजेनियस सोर्सेस। वो हेटेरोजेनियस सोर्सेस में जो हेटेरोजेनियस वैरायटी का डेटा होगा, वो हेटेरोजेनियस वैरायटी का डेटा कौन कौन सा होगा, वो इस डायग्राम को देख के आपको समझ आएगा कि यहाँ पर हमारे पास जो डेटा है, आप देखिए आर्काइव्स है, मतलब आर्काइव्स इट मींस स्कैन डॉक्यूमेंट है, हमारे पास डिफरेंट मीडिया है, रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट है, ऑडियो वीडियो फाइल्स हैं, वो सारा ईमेल्स हैं, ये आर्काइव है, इसको आप किसी वैरायटी इनपुट नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, एक्सेल है, वर्ड है, CSV फाइल्स हैं, HTML फाइल्स हैं, ये सब कुछ आपके पास है। बिजनेस एप्लीकेशन से जनरेटेड डेटा है। बिजनेस एप्लीकेशन इट मींस कोई भी वेबसाइट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट जो डेटा कलेक्शन करती है। आप अमेजोन की बात कर सकते हो, आप फ्लिपकार्ट की बात कर सकते हो, आप किसी बैंक की एप्लीकेशन की बात कर सकते हो जहां पर आपने ट्रांजैक्शंस किए हैं। एक फाइनेंस कंपनी की भी वेबसाइट, उसकी आप बात कर सकते हो जिस पर लोग फंड फाइनेंस करने के लिए उसकी साइट को विजिट करते हैं, किस टाइप का उसको उनको लोन चाहिए वो डिटेल स्टडी करते हैं। ये सारा का सारा लॉग वो कंपनी कंटेंट करती है। मीडिया में आपका ऑडियो वीडियो फाइल्स, आपके डिफरेंट काइंड ऑफ इमेजेस। सोशल नेटवर्क का डेटा इट मींस आपका आप फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, आपका बहुत सारी वैरायटी की सोशल मीडिया आजकल आप यूज करते हो, आपका व्हाट्सएप है, आपका टेलीग्राम है, ये सारा का सारा डेटा आपका सोशल नेटवर्क, सोशल मीडिया में चला जाएगा आपका। देन पब्लिक वेब में आपका वेबलॉग डेटा, जो आप नेट सर्फिंग करते हो, कोई भी साइट ओपन करते हो तो जो वेब सर्वर्स होते हैं, वेब सर्वर्स ही सारा डेटा कंटेन करते हैं। तो ये जो सारा डेटा है वो भी आपका आपके बिग डेटा के अंदर आएगा। डेटा स्टोरेज, आपके पास कुछ टेबल्स हैं, डेटाबेसेस हैं, आपके पास कुछ फाइल्स हैं, कुछ डेटा सेट्स हैं, तो वो सारा डेटा स्टोरेज हो जाएगा। मशीन लॉग डेटा, मशीन लॉग डेटा का मतलब है आजकल मार्केट में बहुत सारी ऑटोमेटेड मशीन्स होती हैं जो आपका डेटा भी ट्रैक करती हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सपोज दैट सिग्नल पर आजकल कैमरे लगे होते हैं। सिग्नल्स जब हम जब क्रॉस करते हैं, कोई बड़ा चौराहा होता है तो वहाँ पर सिग्नल पर ऐसे कैमरे लगे होते हैं। बेसिकली हम उनको ऑटोमेटेड मशीन बोल सकते हैं। वो वहाँ पर आपका कैप्चर करते रहते हैं और जैसे ही उनको ये लगता है कि कोई रेड लाइट में कोई व्हीकल क्रॉस हो रहा है तो उसकी फोटो को वो कैप्चर कर लेते हैं और कैप्चर करने के बाद वो अपने पास कंटेंट कर लेते हैं। किसी फार्मा कंपनी में, किसी भी कंपनी में, कोई बिस्किट के पैकेट की कंपनी है, कोई चिप्स है, कोई कुछ भी पैकेजिंग जब कोई कंपनी करती है तो पैकेजिंग करने के लिए ऑटोमेटेड मशीन्स होती हैं। वो ऑटोमेटेड मशीन्स उस प्रोडक्ट की जो पैकिंग है उसकी क्वालिटी को मेंटेन करते हैं और वो ऑटोमेटिक पैकेजिंग करते हैं और पैकेजिंग करने के साथ साथ उसका लॉग भी रखते हैं। तो जो ऑटोमेटेड मशीन्स होती हैं वो डेटा ऑटोमेटिकली जनरेट करती रहती हैं, इसको मशीन लॉग बोलते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल है जो आपका वेदर फोरकास्टिंग होता है, वहाँ पर आपका जो मौसम को पूरा वेदर को मॉनिटर करने वाला जो डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर मशीन्स लगे होते हैं, ऑटोमेटेड मशीन्स जो कंटिन्यूसली डेटा को जनरेट करके स्टोर करते रहते हैं। तो बेसिकली मशीन लॉग है, मशीन की जो एक्टिविटी है उसका लॉग है। सेंसर डेटा, यहाँ पर सेंसर डेटा का मतलब है जैसे कि आप IoT जब यूज करते हो, IoT के प्रोजेक्ट बनाते हो तो आप जानते हो कि जब हम IoT सेंसर यूज करते हो तो डेटा जनरेट करते हैं कंटिन्यूसली। IoT सेंसर डेटा जनरेट करते हैं और इतना रैपिड डेटा जनरेट करते हैं कि आप उस डेटा को समझ नहीं सकते कि उस डेटा का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, मोरल क्या है। तो वहाँ पर वो डेटा कंटिन्यूसली वो जनरेट करते हैं और हमारा जो डेटाबेस है उसे वो स्टोर करता है। इस सारी वैरायटी के डेटा को जब हम एक साथ रख लेते हैं तो ये कहलाता है हमारा बिग डेटा। किसी तो ये और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इस डिफरेंट काइंड ऑफ वैरायटी के डेटा को मैनेज कैसे किया जाए।
तो उसी का सॉल्यूशन है हमारे पास डेटा एनालिटिक्स। तो जब हम हेट्रोजीनियस डेटा की बात करते हैं तो वो डेटा हेट्रोजीनियस, ये एक्चुअली हेट्रोजीनियस डेटा है। दोबारा बोलते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा, तो वो इतने सोर्सेज से कलेक्टेड किया डेटा, और भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। और यहाँ पर हमने एक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है बार चार्ट के फॉर्म में, जो कि आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस टाइप का डेटा कितना है, आर्काइव कितना है, लो मीडियम हाई, डॉक्यूमेंट्स कितने हैं, पेजेंस डेटा कितना है। और यहाँ पर हमने यहाँ पर उसको डिफरेंट कलर में रिप्रेजेंट किया हुआ है कि कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है उसकी, उस पर्टिकुलर डेटा की वेलोसिटी कितनी है, वैरायटी कितनी है, वॉल्यूम कितना है। ये हम डिस्कस किए हैं बार बार। हमने जब 4 V's डिस्कस किए थे तो हमारे पास वैरायटी, वेलोसिटी और वॉल्यूम, ये तीनों ही टर्म आए थे हमारे पास। जो बिग डेटा के 4 V's हैं, वहाँ पर 3 V's में मोर इम्पोर्टेंट 3 V's हमारे पास ये थे, तो उनको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है कि उस डेटा की वेलोसिटी कितनी है, वैरायटी कितनी है और वैल्यू कितनी है, उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। तो बिग डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक डायग्राम है। देन अब एक अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि डिफरेंशिएट ट्रेडिशनल डेटा एनालिटिक्स एल्गोरिथम्स प्रोसेसेस एंड बिग डेटा एनालिटिक्स प्रोसेसिंग। एक होता है जनरल पर्पस डेटा प्रोसेसिंग करने का मैकेनिज्म, और एक होता है बिग डेटा को मैनेज करने का प्रोसेसिंग। बहुत सिंपल से एक एग्जांपल आपको मैं दूं तो मैंने आपको बोला कि मैंने दिव्यांश को बोला या जया को बोला या आयुष को बोला या अनिकेत को बोला या गरिमा को, मैंने बोला कि आप आपकी क्लास में यदि 60 स्टूडेंट्स हैं तो इनके डेटा को एनालाइज करके मुझे बताओ कि किस टाइप के स्टूडेंट, कौन कौन से स्टूडेंट किन किन एक्टिविटीज में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, किन लोगों ने बैक कोर्सेज किए थे, कितने कितने लोगों ने CSI की मेंबरशिप ली थी, कितने लोग अदर एक्टिविटी में सैक एक्टिविटी या अदर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप लोग क्या करोगे, वो 60 लोगों के डेटा को कलेक्ट करोगे एक जगह पर, डिफरेंट वैरायटी के डेटा को, सारे डेटा को आप कलेक्ट करोगे और कलेक्ट करने के बाद वहाँ पे एनालिसिस करोगे अपने दिमाग से। आप फॉर्मूले बनाओगे एक्सेल में, आप कुछ अपने फिल्टर्स लगाओगे, कुछ मैनुअल आप प्रोसेसिंग करोगे, और करने के बाद में आप मुझे वो रिपोर्ट सबमिट करोगे कि सर ये जो स्टूडेंट्स हैं ये इस फील्ड के में इंटरेस्ट रखते हैं, ये इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, और ये जो बच्चे हैं। तो वो सारा का सारा जो है वो जर्नल पर्पस या सिंपल डेटा एनालिटिक्स है, जिसमें हम सिंपल मैकेनिज्म अप्लाई करते हैं, हम खुद के मैकेनिज्म क्रिएट कर लेते हैं। और ये मैकेनिज्म में सबसे बड़ी बात होती है कि हमारा जो डेटा है वो कम होता है, हमारे खुद के अप्रोचेस होते हैं। डेटा सेट जो होता है वो बेसिकली डेटा सेट या डेटाबेस आपके पास जो होता है वो क्लीन होता है, मतलब आपके पास जो स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन उसमें कुछ आपको नॉइस नहीं होगी, क्लीन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टूडेंट डेटा प्रोवाइड किया 60 लोगों ने, तो डेटा आपके पास अवेलेबल है। कहीं किसी का डेटा अवेलेबल नहीं होगा तो आप उससे मांग लो कि भाई ये डिटेल तेरी अवेलेबल नहीं है, प्रोवाइड कर दे। गूगल फॉर्म बना दिया आपने, उसमें मैंडेटरी फील्ड लगा दिया कि मस्ट आपको फिल करना है, तो डेटा ऑलरेडी क्लीन होता है, सिंपल भी है, नाम, एनरोलमेंट नंबर, उसका इंटरेस्ट एरिया, तो सब कुछ, कोई डिफिकल्टी नहीं है उसमें, है ना। और यहाँ पर हमारा मेन क्वेश्चन ये है कि ये जो डेटा है वो डेटा क्या कर सकता है, और क्या इस डेटा से हमको हम इस डेटा से ये रिजल्ट निकाल रहे हैं कि हम कौन कौन से बच्चे किस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, तो हमको ये पता है कि वो डेटा का मोटिव क्या है। क्लियर। तो ऑल ओवर थिंग्स जो है हमको यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, वही एल्गोरिथम्स हमारे जो एग्जिस्ट, हमारे दिमाग की जो एल्गोरिथम्स है, हमारी जो प्रोसेसिंग है, हम उससे उस काम को करते हैं, डेटा एनालाइज कर लेते हैं। लेकिन दूसरे साइड बिग डेटा जब आता है तो बिग डेटा का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि बिग डेटा को एनालाइज हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि अब हम क्या करें। हमने अभी सिंपल एनालिसिस में ये हमने नहीं पूछा कि हमको क्या करना है, हमने ये पूछा कि बच्चे किन फील्ड्स में इंटरेस्टेड हैं। तो आपने क्या किया, एक डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस किया। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस एक दिन बता दिया कि बच्चे इस फील्ड में इंटरेस्टेड ज़्यादा हैं। हमने उससे ये नॉलेज नहीं निकाला कि हमको अब कौन सी एक्टिविटी ज़्यादा कराना चाहिए क्योंकि बच्चे किस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। क्लियर। लेकिन जब आप डेटा बिग डेटा की बात करते हो तो वहां पर आपको प्रिडिक्टिव एनालिसिस करनी पड़ती है, मतलब हम डेटा को एनालाइज केवल इसलिए करते हैं क्योंकि आप हमको कोई प्रिडिक्शन करना है। हिस्टोरिकल डेटा को, आर्काइव को हम इसलिए एनालाइज करते हैं क्योंकि प्रिडिक्शन करना है ना। और वहां पर हमारे सिंपल मैकेनिज्म ना अप्लाई होके हम वहां पर एक्सेल के फॉर्मूले से काम नहीं कर सकते, हम एसक्यूएल क्वेरी से काम नहीं कर सकते, हम खुद के एल्गोरिथम अप्लाई नहीं कर सकते। हमको वेल नोन, वेल डिफाइंड डेटा साइंस के एल्गोरिथम्स, अप्रोचेस फॉलो करने पड़ेंगे, और वहां पर हम उस डेटा को उस तरीके से उन एल्गोरिथम को अप्लाई करके हम डेटा को एनालाइज करेंगे और रिजल्ट
को प्रोड्यूस करेंगे। चीज इसलिए जरूरी है क्योंकि जो बिग डेटा है वो बिग डेटा इतना ह्यूज है कि हम उसको एक बार में देख ही नहीं सकते, हम उसको समझ ही नहीं सकते। हम उसको कोई फॉर्मूला अप्लाई करके हम ये नहीं समझ पाएंगे कि सही अप्लाई हुआ है गलत अप्लाई हुआ है। एक्सेल सीट में 100 और 200 और 300 रिकॉर्ड्स ही होते हैं, और कई बार क्या होता है कि हमने कोई फॉर्मूला अप्लाई हुआ, पता चला कि नीचे के फील्ड्स में, नीचे के रिकॉर्ड्स में वो फॉर्मूला अप्लाई ही नहीं हुआ। लेकिन हम जब एनालिसिस करते हैं, देखते हैं, समझ जाते हैं कि कहीं कुछ गलती हुई है, हम उसको ठीक कर लेते हैं। लेकिन यही रिकॉर्ड्स आपके 10,000 और 20,000 तक पहुंच जाए, वहां पर 1 लाख रिकॉर्ड्स में पहुंच जाए, तो वहां पर फॉर्मूला कहाँ अप्लाई हुआ, कहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ, आप समझ नहीं पाओगे और रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली गलत हो जाएंगे। तो उस केस में आपको यहाँ पर डेटा साइंस यूज करना पड़ता है। सो डेटा साइंस यूज होता है आपका। बिग डेटा किस लिए होता है? बिग डेटा एनालिटिक्स किस लिए होता है? प्रिडिक्शन करने के लिए। वहां पर हम डेटा साइंस यूज करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोचेस की जगह पर। देन ये अंडरस्टूड चीज है कि दैट इज ऑलवेज भी लार्ज, काफी लार्ज होगा ये डेटा सेट्स, इसके काफी बड़े होंगे। डेटा में वैरायटी होगी, हमने अभी देखा था डेटा में काफी वैरायटी थी। डेटा जो था हमारा आर्काइव्स था, मीडिया, सोशल मीडिया, वेबलॉग डेटा, बहुत सारी वैरायटी का डेटा हमारे पास था। रॉ डेटा इसमें बेसिकली होगा क्योंकि यहाँ पर ये कोई गारंटी नहीं है कि डेटा पूरा कंप्लीट हो आपके पास। जब हमारे पास यहाँ स्टूडेंट का रिकॉर्ड हम कंटेंट कर रहे थे तो हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स मिसिंग थे, हमने बोला कि रिकॉर्ड्स जिस बच्चे के हैं उससे पूछ लिया, हमने फिल कर लिया। लेकिन वही रिकॉर्ड्स हमारे पास 1 लाख, 2 लाख, 10,000, 20,000 हो, तो फिर हम वो लोगों के रिकॉर्ड को अपडेट कैसे करेंगे? तो जहाँ पर जो रिकॉर्ड्स मिस होंगे या जिनकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी, वो वहाँ पर मिसिंग वैल्यू होगी, डेटा डेड होगा। तो वहाँ से आपको नॉइसी डेटा को हटाना पड़ेगा, है ना। सो वो डेटा जो है आपका बिग डेटा का ज़्यादातर टाइम पर जो है मोस्ट ऑफ टाइम रॉ डेटा होगा। कॉम्प्लेक्स डेटा मॉडल्स हैं, बेसिकली कॉम्प्लेक्स डेटा मॉडल्स हैं क्योंकि यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है, जो हम कई बार डिस्कस किए। कोरिलेशन, न्यू इनसाइट, मोर एक्यूरेट आंसर्स। कोरिलेशन हमने पढ़ा है बार बार। यहाँ पर यदि आपको आंसर्स चाहिए, आपको यदि कुछ रिजल्ट्स निकालने हैं, तो डेटा को कोरिलेट करना पड़ता है। कोरिलेट करने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप सैंपल्स लेते हो और सैंपल्स पर अपना माइनिंग अप्लाई करते हो। मतलब जो सैंपल्स के रिजल्ट्स हैं, उन रिजल्ट्स को आपस में कोरिलेट करते हो और उस रिजल्ट के बेस पर पूरे डेटा के बारे में आप प्रेडिक्शन कर देते हो। कहीं ना कहीं जब तक आप डिफरेंट सैंपल्स में कोरिलेशन फाइंड आउट नहीं करोगे और उस सैंपल का एग्जिस्टिंग डेटा से कोरिलेशन फाइंड आउट नहीं करोगे, तब तक आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। सो एक्यूरेट रिजल्ट्स के लिए आपको कोरिलेशन चेक करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आप लोगों के पास एक डेटा है अकाउंट सेक्शन का। अब अकाउंट सेक्शन तो एक्सपेंसेस की डिटेल भी रखता है और सैलरी की डिटेल भी रखता है और बहुत सारी वैरायटी के अलग अलग अकाउंट रिलेटेड फाइनेंशियल डिटेल वो रखता है। आपने सैंपल लिया सैलरी का, लोगों की सैलरी का आपने सैंपल लिया, उस पर एनालिसिस किया, रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिया। तो क्या आप वो सैलरी के बेस पर जो एक्सपेंसेस है उसके बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हो क्या? सो आंसर इज नो। सैलरी एक वैरायटी का हमारा एक्सपेंस है, लेकिन जब एक्सपेंसेस की हम बात करते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं। मेंटेनेंस का एक्सपेंसेस होता है, न्यू कंस्ट्रक्शन का एक्सपेंसेस हो सकते हैं, कोई नई पॉलिसी आई, कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ, उसके एक्सपेंसेस हो सकते हैं, कोई प्रोग्राम हुआ, उसके एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो सैलरी के सैंपल के बेस पर आप बाकी टोटल एक्सपेंसेस की आप कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। तो वहां पर आपको कोरिलेशन निकालना पड़ेगा सैलरी का, उससे कितना कोरिलेशन है। तो एक्सपेंसेस से कोरिलेशन तो कोरिलेटेड तो है, लेकिन बहुत ज्यादा कोरिलेटेड नहीं है क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजें और भी हैं। तो ओवरऑल जो चीज है वो फंडामेंटली हमको समझ आती है सब कुछ, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो हमको समझ नहीं है। ट्रेडिशनल एनालिटिक्स जो हमारी है और जो हमारा बिग डेटा एनालिटिक्स है, वो दोनों अलग अलग चीजें। क्यों अलग अलग है? 3 पॉइंट पर हम डिस्कस किया। पहला हमारा था फोकस ऑन, दूसरा था डेटा सेट, तीसरा सपोर्ट। इट मींस फोकस ऑन, इट मींस मैन किस चीज से फोकस करता है, तो साइज पे फोकस करता है। यहाँ स्पेसिफिक एल्गोरिथम, यहाँ ट्रेडिशनल हमारे मैकेनिज्म। डेटा सेट का साइज यहाँ पर स्मॉल होगा, वहां पर लार्ज होगा, यहाँ पर डेटा क्लीन होगा, यहाँ पर डेटा हमारा डेटा बिग डेटा के केस में अनक्लीन नॉन क्लीन हमारा जो डेटा है वो रफ डेटा होगा, रॉ डेटा होगा। और यहाँ पर सिंपल मॉडल्स होंगे, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स मॉडल्स होंगे, है ना। सपोर्ट्स की बात हम करेंगे तो यहाँ पर व्हाट हैपेंड एंड व्हाई, दो क्वेश्चन हमारे पास होते हैं और यहाँ पर हमें कोरिलेशन फाइंड आउट करना पड़ता है। कोरिलेशन की रिक्वायरमेंट हमको यहाँ पर होती है। बिग डेटा एनालिटिक्स में जब रियल टाइम सिनेरियो की हम बात करते हैं तो यहाँ पर 3 चीज इंपॉर्टेंट होती है। एक डेटा डिस्कवरी, दूसरा रियल टाइम इंटेलिजेंस और तीसरा बिजनेस रिपोर्टिंग।
यदि हम इसको एक साइकिल की तरह देखें तो हमारी जो साइकिल है वो साइकिल स्टार्ट होती है डेटा डिस्कवरी से। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कलेक्ट द डेटा फ्रॉम हेटेरोजेनियस सोर्सेस, और जिसको हम बिग डेटा डेटा सेंटर्स में कलेक्ट करते हैं या हम डेटा वेयरहाउस बोलते हैं उसको हम। और वो डेटा डिस्कवरी करने के लिए हमको और किसकी रिक्वायरमेंट है? हमको डेटा साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट है, हमको एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट है जो उस डेटा को मैनेज करेगा। क्योंकि डेटा को केवल पुट नहीं करना है एक जगह पर, डेटा को कैटेगरी वाइज क्लासीफाई करना है। और पैरेलली कल हमने देखा था डेटा मार्ट, हमने एक टर्म सुना था डेटा मार्ट। डेटा मार्ट का मतलब होता है डेटा को डेटा वेयरहाउस में हमने पुट किया, लेकिन डेटा वेयरहाउस में कौन सा डेटा कहाँ पर रखा हुआ है और उस डेटा को किस चीज के लिए हम, किस टाइप के रिजल्ट के लिए हम यूज करेंगे, वो डेटा कैसे प्रोसेस होगा, ये सारी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन डेटा मार्ट के पास होती है। क्लियर? तो डेटा डिस्कवरी इट मींस not only the collect the data, we'll have to collect the data and organize the data in different OLAP servers. OLAP server online analytical processing, हमने कल एक और टर्म सुना था OLAP, MOLAP, ROLAP and HOLAP। तो डिफरेंट काइंड ऑफ सर्वर्स होंगे, उन डिफरेंट काइंड ऑफ सर्वर्स में डेटा को अलग अलग रखा जाएगा। तो ये सारा का सारा जो मैकेनिज्म है इसको मैनेज करने के लिए डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिटिस्ट किसी एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होगी। ये पहला साइकिल का पहला स्टेप है डेटा को एनालाइज करने के लिए। दूसरा है रियल टाइम इंटेलिजेंस। रियल टाइम इंटेलिजेंस का मीनिंग ये है कि यदि कोई बिजनेस रिपोर्टिंग जनरेट करनी है, बिजनेस को यदि कोई नॉलेज चाहिए, कोई प्रिडिक्शन करना है, तो रिसेंट मार्केट क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट की डिमांड क्या है, ये चीज समझना पड़ेगा। और ये चीज वही समझ पाएगा, ये चीज उसी को पता होगी जो जो मार्केट में उस टाइम पर अवेयर होगा। कल मैंने आपके बी बैच को एक एग्जांपल दिया था कि यदि आप लोग के पास एक कंपनी है, उस कंपनी में यदि आप कोई एक्सपर्ट किसी एडवाइजर को अपॉइंट करोगे, तो एडवाइजर कैसा अपॉइंट करोगे? कोई 70 या 80 साल का कोई एक्सपर्ट आप अपॉइंट करोगे? मार्केटिंग एक्सपर्ट कैसा अपॉइंट करोगे? तो मुझे लगता है यदि मेरी कंपनी होती तो मैं जो मार्केटिंग एक्सपर्ट अपॉइंट करता वो ऐसा पर्सन होता जिसको मार्केट की नॉलेज है, मार्केट की ट्रेंड की नॉलेज है, जो ये समझता है कि मार्केट की डिमांड क्या है। तब तो मुझे एडवाइस कर पाएगा ना। 70-80 साल का है या वो 20 साल का है या 50 साल का है, उससे मैटर नहीं करता। मैटर ये कि ऐसा जो कि मार्केट की ट्रेंड को समझता है, मतलब अभी रिसेंट मार्केट को समझता है और उसके बेस पर हमको एडवाइस कर पाए। तो यहाँ पर उस चीज को बोलते हैं रियल टाइम इंटेलिजेंस। इट मींस मैं एक ऐसा एडवाइजर अपॉइंट करूंगा जिसको रियल टाइम इंटेलिजेंस हो, जो रियल टाइम मतलब उस पर्टिकुलर टाइम के बेस पर मुझे एडवाइस दे पाए। तो वो क्या करेगा, एग्जिस्टिंग डेटा को या मेरे आर्काइव को या मेरे बिग डेटा को एनालाइज कर मुझे एडवाइस करेगा कि आप ऐसा करो। लेकिन अब यहाँ पर हमारा सिस्टम जो है वो कंप्यूटराइज सिस्टम। तो कंप्यूटराइज सिस्टम है मतलब डेटा को, जो हमारा बिग डेटा है, डेटा डिस्कवरी प्रोसेसिंग है, यहाँ से डेटा को फैच करने वाला भी एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होगा। तो वहाँ पर रियल टाइम इंटेलिजेंस होना जरूरी है। तो जो एक्सपर्ट सिस्टम है उस एक्सपर्ट सिस्टम के पास रियल टाइम इंटेलिजेंस होना जरूरी है, मतलब रिसेंट मार्केट की नॉलेज उसके पास होना जरूरी है। तभी वो सही डिसीजन मेकिंग आपका सिस्टम कर पाएगा। और उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? दो चीजों की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर, एक तो कंज्यूमर्स की और दूसरा इंटेलिजेंट एजेंट। इंटेलिजेंट एजेंट वो सॉफ्टवेयर है जो डिसीजन मेकिंग करने का काम करेगा, जो एक्सपर्ट सिस्टम का काम करेगा। लेकिन कंज्यूमर्स कौन है? जो आपके प्रोडक्ट को यूज करने वाले हैं। सो ओवरऑल कंज्यूमर के बिहेवियर को एनालाइज कर इंटेलिजेंट एजेंट विल जनरेट द बिजनेस रिपोर्ट। तो थर्ड आपका है बिजनेस रिपोर्टिंग, ये आपका जनरेट होगा इस इंटेलिजेंस के बेस पर। ओके, सो यहाँ पर बिजनेस यूजर्स जो हैं, जो डिसीजन जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो पॉलिसी मेकर्स इन बिजनेस रिपोर्टिंग के बेस पर, जिनको बिजनेस यूजर्स बोला जा रहा है, वो डिसीजन मेकिंग करेंगे। सो डेटा एनालिटिक्स की जो पूरी प्रोसेसिंग है, तो साइकिल है, वो इस तरह से काम करती है। डेटा डिस्कवरी, देन रियल टाइम इंटेलिजेंस, देन बिजनेस रिपोर्टिंग। ओके, अभी तक हमने जो डिस्कस किया उसमें किसी को डाउट है क्या? आयुष, दिव्यांश, अनिकेत, सर किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके, सो ये हमारा प्रोसेसिंग है। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बिग डेटा। इंट्रोडक्शन टू बिग डेटा में आपको ये भी और मैंने जो आपको अगला पॉइंट पढ़ाया, मतलब
यहाँ से बिग डेटा स्टार्ट होता है। बिग डेटा एक्चुअली है क्या, उसका डेफिनेशन, बिग डेटा के चैलेंजेस क्या हैं। We are collecting data from heterogeneous sources. It means these all are the sources of big data, and to manage these all different kind of data is a challenging thing. Now we discuss the difference between traditional analytics processing and big data processing, and then how to generate various reporting by applying data analytics. ओके, ये डिस्कस करना है। और उसके बाद में एक्चुअली डेटा एनालिटिक्स प्रोसेसिंग यदि हम इम्प्लीमेंट करने जाएं तो उसके हमने ये 3 स्टेप प्रोसीजर पढ़ा, जनरलाइज प्रोसेसिंग। यदि हम इनको और डिटेल में डिस्कस करें तो कैसे डिस्कस करेंगे, तो हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये इंट्रोडक्शन ऑफ बिग डेटा है, तो आप अटेम्प्ट करने जाओगे तो ये सारी डायग्राम्स आपको थ्योरी अटेम्प्ट करने में हेल्प करेंगे, और इनमें से एटलीस्ट 2 डायग्राम आपको वहाँ पर ड्रॉ करने पड़ेंगे, एक ये और ये तो आपको करना ही है, ये 2 डायग्राम्स। ओके, नाउ तो ये जो डायग्राम आपके पास है, रिलेशनल रेफरेंस आर्किटेक्चर, ये डायग्राम आपको एक्चुअली बताता है कि डेटा एनालिटिक्स प्रोसेसिंग काम कैसे करता है। हमारे पास लेफ्ट और राइट साइड में 2 एंड्स हैं। लेफ्ट हैंड ये बोलता है कि वी हैव डेटा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म, एंड द राइट हैंड जो साइड हमारा है वो ये बोलता है कि हमको डेटा को रिप्रेजेंट कहाँ पर करना है। सो डेटा रिप्रेजेंटेशन हमारा कहाँ पर होगा, या तो वेब ब्राउजर पर होगा, किसी वेब एप्लीकेशन के थ्रू, या किसी आपके डेस्कटॉप पर होगा, जो कि डेस्कटॉप आपके किसी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क या लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड है, जो स्पेसिफिक एप्लीकेशन आपकी काम कर रही है उस पर आपका डेटा एनालिटिक्स का रिजल्ट डिस्प्ले होगा, या फिर कोई मोबाइल डिवाइस होगा, मोबाइल डिवाइस आपका होगा जिस पर आपको रिजल्ट डिस्प्ले होगा, मोबाइल की एप्लीकेशन है, या फिर कोई अदर वेब सर्विस होगी जो आपको किसी इस रिजल्ट के बारे में बताएगी, रिप्रेजेंटेशन देगी। अब वो वेब सर्विसेज क्या हो सकती हैं, बहुत सारी हो सकती हैं। आप टैबलेट पर देख रहे हो, आपको हो सकता है कोई ऑडियो सिस्टम लगा हुआ है, जैसे कि आजकल पेटीएम का हम पेमेंट करते हैं, ऑडियो अपने आप बोल देता है 15 रुपीज पेज करके बता देता है, तो ऐसी की वेब सर्विस हो जो आपको उस तरह से कोई ऑडियो में बता दे। तो बहुत सारे प्रेजेंटेशन के तरीके हो सकते हैं। 2 एंड है, एक है हमारे पास डेटा और दूसरा है हमारा प्रेजेंटेशन। ये दोनों चीजें हमको बहुत से पता होती है कि डेटा हमारा 3 फॉर्म में हमने क्लासिफाई कर दिया, डेटा स्ट्रक्चर्ड होगा, अनस्ट्रक्चर्ड होगा, मिक्स्ड डेटा होगा, सेमी स्ट्रक्चर्ड हो सकता है। तो ये डेटा होगा और रिजल्ट होगा, लेकिन हमको समझना है इन बिटवीन प्रोसेस, इन दोनों के बीच में ऐसा क्या होता है जिससे कि हम डेटा को एनालाइज कर पाते हैं। तो जो पहला है आपका इंटीग्रेशन, वो ये बोलता है कि जो आपका रफ स्टोरेज है डेटा का, जहाँ पर आपने डेटा को रफली लाकर स्टोर कर लिया, डिफरेंट वैरायटी के डेटा को, उसको आपको अरेंज करना पड़ेगा। उसको आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप अरेंजमेंट उसका करना पड़ेगा, है ना। जब हम क्लीनिंग करने जाते हैं ना, तो हम जैसे आप रूम की सफाई करते हो, तो रूम की सफाई करने में क्या करते हो, सारा सामान उठा के एक साइड प्रोडक्ट देते हो और फिर उसको अरेंज करना शुरू करते हो, ऐसा तो नहीं करते ना। हम क्या करते हैं, हम पहले एक कॉर्नर को ठीक करते हैं, फिर हम रैक्स को ठीक करते हैं, फिर हम दूसरे कॉर्नर को ठीक करते हैं, फिर हम दूसरे रूम में जाके सफाई करते हैं। तो हमारा जो एक माइंड होता है कोई भी काम करने का, जिस तरीके से काम करता है, कंप्यूटर भी बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है। तो जब हमारा डेटा की क्लीनिंग की बात हो रही है, डेटा को एनालाइज करने की बात हो रही है, तो हमको फर्स्ट स्टेप इसको इंटीग्रेट करना है, डेटा को इकट्ठा करना है। तो इकट्ठा करना है, पहले स्टेप में क्या करेंगे, तो यहाँ पर ETL, मैसेजिंग, API, ODBC एंड रेप्लिकेशन, तो ये जो चीजें हैं ये आपको समझनी पड़ेंगी। ETL इट मींस E स्टैंड्स फॉर एक्सट्रैक्ट, नोट भी कर लीजिए, E स्टैंड्स फॉर एक्सट्रैक्ट, T स्टैंड्स फॉर ट्रांसफॉर्म, L स्टैंड्स फॉर लोड। तो डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है और लोड करना है। एक्सट्रैक्ट करने का मतलब है फैच करना, ट्रांसफॉर्म करना मतलब कि जो आपकी एल्गोरिथम है या जिस रिक्वायर्ड फॉर्म में डेटा को आप चाहते हो उसमें ट्रांसफॉर्म करना, लोड करने का मतलब एक्चुअली उसको स्टोर कर देना। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब यदि आपको समझना है मीनिंग यहाँ पर, तो आप ये कह सकते हो कि जब मैं भोपाल का एकेडमिक डेटा कलेक्ट करता हूँ, तो डिफरेंट कॉलेज से मैंने डेटा कलेक्ट किया, तो हो सकता है कि किसी का डेटाबेस ऐसा हो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, एनरोलमेंट नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एड्रेस, एक छोटा सा डेटाबेस है। और दूसरा हो सकता है कॉलेज ऐसा करता हो, एनरोलमेंट नंबर, नेम एंड एड्रेस। अब यहाँ पर यदि आप एक कॉमन डेटाबेस बनाओगे सारा कॉलेजेस का,
तो आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम को करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा, मतलब कहीं ना कहीं उस टेबल को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा आपको। तो वो जो ट्रांसफॉर्म है आपका, वो ट्रांसफॉर्म एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमने रिक्वायर्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया और डेटा को लोड कर दिया। मैसेजिंग यहाँ पर जो है वो मैसेजिंग डेटा से डील करने का प्रोसेसिंग है, डेटा से डील करने का प्रोसेसिंग कि डेटा हमारा जो है वो डिफरेंट वैरायटी का जो डेटा है उसको हम कैसे डील करेंगे, या आप इसको सिंपली टेक्स्ट मान लो, कुछ भी बोल दो। मैसेजिंग इट मींस आपका जो डेटा है अब वो डेटा मान लो। एक्चुअली एपीआई ओडीबीसी इट मींस, एपीआई का मतलब यहाँ पर है आपका एप्लीकेशन, आपकी जो एल्गोरिथम है उसका इम्प्लीमेंटेशन, या फिर आप बोल सकते हो कि यदि आप डेटा एनालाइज करने के लिए कोई एग्जिस्टिंग बिल्ट इन टूल यूज कर रहे हो तो वहां पर उसको हम एपीआई बोलेंगे। जावा, मैटलैब या पाइथन में डेटा को एनालाइज करने के लिए पहले से कुछ फंक्शंस अवेलेबल हैं, कुछ क्लासेस अवेलेबल हैं, तो वो जो क्लासेस या फंक्शंस हैं उनको एपीआई कहा जाता है। उस एपीआई के अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो डेटा को एनालाइज करने के लिए यूज होते हैं, डेटा को प्रोसेस करने के लिए यूज होते हैं। ओडीबीसी का मतलब है यदि हमारे पास कोई डेटाबेस है या हमारे पास कोई डेटा सेट है, उससे कनेक्टिविटी हमको बनानी पड़ेगी। बेसिकली यहाँ डेटाबेसेस होंगे, डेटा सेट्स होंगे, उनसे कनेक्टिविटी बनाना है। एपीआई मतलब वो एल्गोरिथम जिसके थ्रू हमको डेटा को क्लीन करना है, प्रोसेस करना है, वो एपीआई। और ओडीबीसी डेटा को फेच करना, प्रोसेस करना और बाद में फाइनली उसको यहाँ पर रिप्लिकेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि डेटा हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, हमने इस डेटा को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया, ट्रांसफॉर्म किया, लोड किया और यहाँ पर हमने एपीआई और जेडीबीसी का यूज करके हमने यहाँ पर उसकी यहाँ पर डिफरेंट फॉर्म्स में हमने उसको यहाँ पर कलेक्ट कर लिया। रिप्लिकेशन इट मींस हम इस डेटा का एक रिप्लिका तैयार कर रहे हैं। डेटा हमारे पास एग्जिस्ट है, हम उसका एक रिप्लिका तैयार कर रहे हैं। आप लोगों को आवाज मेरी क्लियर आ रही है? यस सर। ओके, यस सर। सो देन अब जब हमारे पास डेटा इंटीग्रेट हो गया, डेटा को हमने इकट्ठा कर लिया, अब इस डेटा को हमको अरेंज करना है, डेटा को हमको वेल अरेंज करना है, क्योंकि डेटा बहुत सारी वैरायटी का है, उस डेटा को हमको अरेंज करना है। तो हमने डेटा वेयरहाउस बनाया। डेटा वेयरहाउस का मतलब यहाँ पर है डेटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में अरेंज करना। जैसे कि हमारा वेयरहाउस होता है, आपने कभी सुना हो ना, वेयरहाउस होते हैं जहाँ पर आपका अनाज रखा होता है, लेकिन जब आप उसके अंदर जाओगे तो आप देखोगे कि डिफरेंट काइंड लोगों के अलग अलग वैरायटी के वहाँ पर जो भी अनाज उन्होंने रखा, जो भी सामान वहाँ रखवाया है, वो वेयरहाउस अलग अलग रखा होता है। वहाँ पर एक रजिस्टर मेंटेन होता है, अब वो कंप्यूटर में हो या ऑफलाइन हो, जो ये इंफॉर्मेशन रखता है कि कहाँ पर किस तरह का मटेरियल कंटेंट किया हुआ है, स्टोर किया हुआ है, वो कब आया, कब जाएगा, किस यूज में आने वाला है। ऐसा तो नहीं कोई वहां पर आके कोई बम, गोला बारूद या बंदूक या गन्स वगैरह रख गया हो, समझ रहे हो ना, कुछ भी चीज रख सकता है। तो वो चीज पता होनी चाहिए कि यहाँ पर रखा क्या है किसान ने, मटेरियल क्या कंटेंट है हमारे पास, एक्चुअली उसका यूज क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन वो रजिस्टर में रिकॉर्ड करते हैं, हम उसको बोलते हैं वेयर हाउस। क्योंकि चीजें अरेंज रखी हुई हैं वहाँ पर, सेफली रखी हुई हैं, वो मटेरियल को स्टोर करने वाला वेयरहाउस होता है। यहाँ पर डेटा का वेयरहाउस से मतलब हमारे पास जो डेटा है उस डेटा को वेल ऑर्गेनाइज मैनर में हम पुट करते हैं हमारे हार्ड डिस्क में, और उसके साथ हम एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं। रजिस्टर मेंटेन करते हैं मतलब एक ऑनलाइन रजिस्टर मेंटेन होता है आपका सॉफ्ट फॉर्म में, इसको बोलते हैं डेटा मार्ट, जो ये इन्फॉर्मेशन रखता है किस तरह का डेटा कहाँ पर पुट किया हुआ है और ये डेटा कब यूज होगा, किस तरह की रिजल्ट्स के लिए इस तरह का डेटा यूज हो सकता है, कहाँ से आया, वो सारी इंफॉर्मेशन आप डेटा मार्ट में यहाँ पर कंटेंट कर लेता हूँ। डेटा वेयरहाउस में ऑर्गेनाइज डेटा और डेटा मार्ट में आपके पास क्या हो गया, वो डेटा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। और ऑपरेशनल डेटा स्टोरेज में मतलब कि उस डेटा को प्रोसेस कैसे किया जा सकता है, किन एल्गोरिथम्स के थ्रू, किन अप्रोचेस के थ्रू आप इस डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। एनालिटिक्स वो स्टेप है जबकि डेटा को एक्चुअली एनालाइज किया जाना है।
यहाँ पर हम डेटा माइनिंग के एल्गोरिथम्स या डेटा माइनिंग के एडवांस एल्गोरिथम्स या हम डेटा एनालिटिक्स के किसी टूल का यूज करके इस डेटा को एनालाइज करते हैं। इस डेटा को एनालाइज करने के लिए वो ओलैप क्यूब्स बनाता है, ओलैप सर्वर बनाता है। अब ओलैप सर्वर क्या होता है? ओलैप सर्वर कुछ नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं, जो डेटा आपका है उस डेटा को उठाकर, जहाँ से हमने एकेडमिक डेटा उठाया तो एकेडमिक डेटा की बहुत सारी वैरायटी हो सकती है। वो डेटा आपका हो सकता है कि मल्टी डायमेंशनल डेटा हो सकता है कि सिंगल डायमेंशनल डेटा हो सकता है कि मल्टीमीडिया डेटा हो सकता है कि मिक्स डेटा हो। तो उस डेटा को भी वो वैरायटी कर लेता है। तो डेटा बहुत यूज है तो इसको अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई करना पड़ता है जिससे कि इजीली उसकी प्रोसेसिंग हो पाए। तो यहाँ पर वो ओलैप क्यूब्स बना देता है। ओलैप का मतलब यहाँ पर है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, और इसकी वैरायटी होती है ओलैप, मोलैप, रोलैप और होलैप। ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेस मोलैप इट मींस मल्टी डायमेंशनल ऑनलाइन प्रोसेसिंग, आपका रोलैप इट मींस रिलेशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, और होलैप इट मींस हाइब्रिड ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। तो जब डेटा मिक्स होगा तो हाइब्रिड, रिलेशनल डेटा है तो आपका रोलैप हो गया, मल्टी डायमेंशनल है तो मोलैप हो गया, और सिंपल है तो ओलैप हो गया। ओलैप सर्वर्स को मेंटेन करता है और उस डेटा पर वो एनालिसिस करने के बाद में रिपोर्ट जनरेट कर देता है। ओके, जया अटेंडेंस पोस्ट कर दो, अटेंडेंस के लिए लिंक पोस्ट कर दो, बाकी लोग अटेंडेंस भी वहां पर गूगल फॉर्म में फिल कर दें। और कर दिया। हाँ ठीक है। और यहाँ पर डेटा को हम एनालाइज करने के लिए एल्गोरिथम अप्लाई कर कर हमारा जो रिजल्ट है उसको डिफरेंट रिपोर्ट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। और यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देने के लिए हम वेब ब्राउजर्स, नेटिव डेस्कटॉप, मोबाइल डिवाइसेस या वेब सर्विसेज का यूज करते हैं। सो ये हमारा एक्चुअल प्रोसेसिंग है जिसके थ्रू हम जिसको फॉलो करते हुए हम डेटा को एनालाइज करते हैं। समझ आया? अभी यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में किसी को डाउट है? आयुष? हाँ सर, अटेंडेंस कर रहा था। की आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप चैट बॉक्स में मैसेज दीजिए मुझे। सर सैफ आलम, Yes sir, yes sir. डाउट है आपको? No sir, no doubt. ओके, सो अब इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए अब हम आगे जाएंगे तो इसकी हम डिस्कस करेंगे बिग डेटा को डिजाइन करने के लिए। यदि आपको बिग डेटा को एनालाइज करना है या डिजाइन करना है तो किन टिप्स को फॉलो करना चाहिए, एप्लीकेशंस क्या है बिग डेटा की, वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। बिग डेटा एनालिटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस क्यों इसे और कैसे मैनेज करती हैं, कहाँ कहाँ मैनेज करती हैं, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है ये हम डिस्कस करेंगे। और मल्टी डिसिप्लिनरी बिग डेटा एनालिटिक्स है क्या बेसिकली, वो हम डिस्कस करेंगे। ये सब कुछ डिस्कस करने के बाद में आप इस लायक हो जाओगे कि डेटा एनालिटिक्स से कोई भी क्वेश्चन आता तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ। क्लियर? तो अभी तक हमने जो चीजें डिस्कस की उसमें किसी को कोई डाउट है क्या? अमित सिंह पटेल, किसी को भी कोई डाउट है अभी तक हमने जो डिस्कस किया उसमें? अनिकेत सिंह, सैफ आलम, मोहनीस? No sir, no doubt.